नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे खिलजी वंश को। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो टॉपिक है महत्वपूर्ण है खिलजी वंश। सल्तनत काल में खिलजी वंश आता है जिसका समय 1290 से 1320 तक माना गया है। इसमें आप मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे, इनकी कर प्रथा को पढ़ेंगे, सेनापति के बारे में पढ़ेंगे, विभागों के बारे में पढ़ेंगे और इनके सैन्य अभियान के बारे में पढ़ेंगे। A to Z आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा बहुत ही छोटे से समय में। यह भी बताया जाएगा ऐसा कौन सा शासक था जो दरबार में नंगा आता था। इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि भारतीय इतिहास में ऐसा कौन सा शासक था जो दरबार में नंगा आ जाता था। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास का यह महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टॉपिक को अंत तक कंप्लीट करके जाइएगा क्योंकि परीक्षा में अक्सर यहां से 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश की स्थापना कैसे हुई? खिलजी वंश का कार्यकाल जो काल था वो 1290 से 1320 ईस्वी तक था। सबसे पहले जो खिलजी वंश का शासक था वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा। खिलजी वंश के संस्थापक के रूप में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को जाना जाता है। इनकी राजधानी किलो खरी थी। इन्होंने जनता की इच्छाओं के अनुरूप ही शासन किया। यह एक उदारवादी शासक था। तो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था ये जनता की इच्छाओं के अनुरूप काफी हद तक शासन करता था और ये एक उदारवादी शासक था। इसने दक्षिण भारत के विजय के लिए अपने भतीजा यानी कि दामाद अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। चाचा की ही बिटिया से शादी कर ली थी तो इसलिए जो भतीजा था वही दामाद बन गया था। तो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था इसने दक्षिण भारत में विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतकर वहां से अत्यधिक धन लूटा। जलालुद्दीन ने जब इससे धन का हिसाब मांगा तो इसने जलालुद्दीन की हत्या कर दी। 1296 ईस्वी में कड़ा माणिकपुर यानी कि इलाहाबाद में, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। जलालुद्दीन ने मंगोलों को परास्त किया था। ठीक है, जलालुद्दीन ने मंगोलों को परास्त किया था। अब बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। खिलजी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक जिससे इतिहास भरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको काफी कुछ चीजें देखने को मिलेंगी जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और काफी लंबा शासनकाल था इसका, 1296 से 1316, तकरीबन 20 साल। ठीक है, 20 साल तक शासन करना काफी बड़ी बात होती है। आज के समय में सरकारें 5 साल नहीं रुक पाती हैं, 10 साल नहीं रुक पाती हैं। वहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक शासन किया। इसके बचपन का नाम अली और गुरसप्प था। क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली और गुरसप्प था। इसका राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ था। इसने सिकंदर की भांति विश्व विजय का अभियान चलाया, अतः इसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहते हैं। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है सिकंदर ए सानी किसे कहा गया था, किसको उपाधि मिली थी? तो सही उत्तर होता है आपका अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर कहा गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के पद को मान्यता दी थी। अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा जो एक विद्वान मौलाना था उसने इसके निर्णय को बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार की प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाना प्रारंभ किया, परंतु यह बहुत छोटा बन पाया। इसने कुबतुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरबार नामक गेट बनवाया। इसके मूल नियंत्रण के लिए बाजार प्रणाली को लाया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया। अब परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने वाला शासक कौन था? तो सही उत्तर होता है आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने एक तो मूल नियंत्रण प्रणाली को लाया बाजार में और इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों की पहचान के लिए घोड़ा दागने की परंपरा लागू की। यानी कि जैसे अभी आप देखते हैं, गांव के लोग देखते होंगे जब गाय या उसमें प्रेग्नेंट करने के लिए वहां पर जो कार्य करने एजेंसी के लोग आते हैं, डॉक्टर लोग आते हैं मेडिकल, वो गाय के कान में या बछड़े के कान में एक बिल्ला पहना जाते हैं। उसी की तरीके घोड़ा दागने की परंपरा लागू की गई थी। घोड़े के ऊपर निशान बनाया जाता था, कोई नंबर लिखा जाता था जिससे घोड़ों को पहचान हो सके कौन सा घोड़ा किसका है। अगला जो है आपका वो टॉपिक है
जो अलाउद्दीन खिलजी शासक के बनने के बाद इसने 4 मुख्य घोषणाएं कौन की थी उनको देख लेते हैं। पहला, स्थायी गुप्तचर की स्थापना, यानी कि परमानेंट गुप्तचर की स्थापना करवाई थी। दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि यानी कि सरकारी भूमि में परिवर्तन, जो भी दान में भूमि दी जाती थी उसको खालसा भूमि मान लिया जाता था और सरकारी भूमि में उसका परिवर्तन कर दिया जाता था। मद्यपान, नशा, शराब पर प्रतिबंध था। छोटे त्योहार तथा अमीरों के मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, छोटे त्योहारों तथा अमीरों के मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अलाउद्दीन खिलजी के 4 प्रमुख करों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला कर था जजिया, यह गैर मुसलमानों से लिया जाता था। एक था जकात, यह मुसलमानों के आय पर लिया जाता था। एक है खराज, यह मुसलमानों का भूमि कर था। और एक था खुस्म, यह सैनिकों से लूट कर लिया जाने वाला कर था। ठीक है, और अगला है आपका जो नोट है, मकान पर घरी नामक कर तथा चारागाह पर चरी नामक कर लिया जाता था। यानी कि मकान पर भी कर लागू था और चारागाहों पर भी कर लागू था। जजिया, जकात, खराज और खुम्स, ये 4 प्रमुख कर थे जो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किए थे। एक बार मेरे साथ बोलिए, जजिया, जकात, खराज और खुम्स। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जकात मुसलमानों की आय पर लिया जाता था, खराज यह मुसलमानों की भूमि पर लिया जाता था और खुम्स ये सैनिकों से लूट पर लिया जाने वाला कर था। ठीक है, अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित विभागों के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछा गया है तो इसको अच्छे से देखिएगा। पहला विभाग था दीवाने आरिज, इसको सैन्य विभाग कहा जाता था। ठीक है, जो सैन्य विभाग था उसका नाम रखा दीवाने आरिज। अगला है दीवाने इंसा, शाही आदेशों का पालन करवाना, पत्राचार विभाग। ठीक है, तो दीवाने इंसा शाही आदेशों का पालन करवाता था और पत्राचार विभाग का काम संभालता था। अगला था दीवाने वजारत या विसारत, जो वजीर पीएम, यह प्रधानमंत्री का पद था जो वजीर के नियंत्रण में था। यह सबसे महत्वपूर्ण पद होता था। अगला जो पद है आपका, वो जो विभाग है वो दीवाने रसातल, यह विदेश विभाग था और धार्मिक मामले भी देखता था। अगला था दीवाने रियासत, यह बाजार पर नियंत्रण रखता था। तो दीवाने रियासत जो विभाग था अलाउद्दीन खिलजी का, यह बाजार पर नियंत्रण रखता था। दीवाने आरिज याद रखिए और दीवाने रियासत याद रखिए, ये दोनों महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों के बारे में। अक्सर परीक्षाओं में यहां से भी प्रश्न बनते हैं, तो टॉपिक को कंप्लीट करिएगा, कुछ भी छोड़िएगा नहीं। जो चीजों को छोड़ते हैं कि ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत दोनों का अभियान किया था। उसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। इस आक्रमण के कारण इसकी उत्तरी सीमा सदैव ही असुरक्षित हो गई थी। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसके समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार के लिए समुद्री मार्ग पर ध्यान दिया और इस उद्देश्य से 1297 ईस्वी में गुजरात, यहां पर गुजरात होगा, ठीक है, गुजरात के शासक रायकर्ण को पराजित कर दिया। इस आक्रमण का नेतृत्व नुसरत खां कर रहे थे। नुसरत खां एक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था और इसके कुछ 4 सेनापति थे, उनके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार के लिए समुद्री मार्ग पर ध्यान दिया और इस उद्देश्य से 1297 ईस्वी में गुजरात के शासक रायकर्ण को पराजित कर दिया। इस आक्रमण का नेतृत्व नुसरत खां कर रहे थे। इसी दौरान 1000 दिनार में मालिक कफूर चंद्रराम नामक हिजड़ा को खरीदा गया। तो मलिक कफूर जो था वो एक हिजड़ा था, उसका नाम असली नाम चंद्रराम था, उसको 1000 दिनार में खरीदा गया। मालिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं। जो मलिक कफूर था उसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। नुसरत खां ने मलिक कफूर को खरीदकर 1298 ईस्वी में गुजरात के विजय से वापस आने पर अलाउद्दीन को उपहार भेंट की थी। गुजरात मार्ग में राजस्थान के शासक बाधा बन रहे थे। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंभौर जीता। इसी अभियान के समय नुसरत खां मारा गया। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीता। चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती के लिए किया और यहाँ के राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया, किंतु चित्तौड़ की महिलाओं ने जौहर कर लिया। राजपूत महिलाएं विदेशी आक्रमण से स्वयं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जलती आग में कूद जाती हैं, जिसे जौहर कहते हैं। ठीक है, तो जो पद्मावती कहानी आपने देखी है पिक्चर में, संजय लीला भंसाली की पिक्चर थी जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का रोल रणवीर सिंह ने किया है और राजा रतन सिंह का रोल शाहिद कपूर ने किया
किया है और पद्मावती का रोल दीपिका पादुकोण ने किया है। उस पिक्चर में आपको ये कहानी देखने को मिलेगी। चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती के लिए किया और यहाँ के राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया, लेकिन चित्तौड़ की महिलाओं ने जौहर कर लिया। राजपूती महिलाएं जो थीं वो विदेशी आक्रमण से स्वयं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जलती आग में कूद जाती थी, जिसे जौहर कहते थे। इसने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की विजय के जिम्मेदारी मालिक कफूर को दी। मालिक कफूर ने 1307 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर दिया, किंतु रामचंद्र देव की वीरता को देखकर अलाउद्दीन ने उसे गुजरात के नौसारी का जागीरदार बना दिया। 1309 ईस्वी में इसने वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित कर दिया। प्रताप रुद्रदेव ने अपने सोने की मूर्ति बनाई और उसमें जंजीर पहनाकर अलाउद्दीन को भेजा और साथ ही कोहिनूर हीरा भी भेजा एवं अधीनता स्वीकार कर ली। तो जो प्रताप रुद्रदेव थे उन्होंने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाई और उसमें जंजीर पहनाई और अलाउद्दीन के पास भेजा और कोहिनूर हीरा भी साथ में भेजा और अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1310 ईस्वी में मलिक कफूर ने होयसल वंश पर आक्रमण किया, किंतु उसकी राजधानी द्वार समुद्र को नहीं जीत सका। 1311 ईस्वी में मलिक कफूर ने पांड वंश की राजधानी मदुरई जीत ली। अलाउद्दीन जब निजामुद्दीन औलिया से भूमि का हिसाब मांग रहा था तो उसने कहा कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। ठीक है, अब बात आपको बताते हैं अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापतियों के बारे में। सबसे पहले जफर खां, फिर आता है नुसरत खां, फिर आता है उलुग खां और चौथा आता है मलिक कफूर। इसको हजार दिनारी भी कहा जाता है। ठीक है, जो अलाउद्दीन था अपने चारों सेनापतियों की तुलना पैगंबर के खलीफा से करता था। मंगोलों से लड़ते समय जफर खां की मृत्यु हो गई थी और 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की भी मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल तथा सल्तनत के बीच सिंधु नदी को सीमा बनाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के आदेशों की अवहेलना कर दी। इतिहासकार बर्नी कहते हैं कि जब अलाउद्दीन शासक बना तो इस्लामिक कानून शरीयत से खुद को मुक्त कर दिया और एक नए धर्म प्रारंभ करने का प्रयास भी किया। अलाउद्दीन खिलजी तुर्क कबीले का था। इसने सैनिकों के लिए वेशभूषा का निर्धारण किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की वेशभूषा यानी कि ड्रेस, जिसको आजकल आप वर्दी कहते हैं, उसका निर्धारण भी किया था। यह सल्तनत काल का पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश करवाई और उसी आधार पर लगान का निर्धारण किया। इसने कुल उपज का 50% कर के रूप में निर्धारित किया था। इसके समय लूट प्राप्त धन का 80% राजकर के रूप में लिया जाता था। दीवाने मुक्त खराज का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, जिसका संबंध भू राजस्व से था। इंपॉर्टेंट है, दीवाने मुक्त खराज का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जिसका संबंध भू राजस्व से था। कर चोरी को रोकने के लिए इसने प्रांतों के गवर्नर की शक्ति को समाप्त कर दिया। इसने दक्षिण भारत अभियान केवल धन लूटने के लिए किया। यह जिम्मेदारी उसने मालिक कफूर को दी। सर्वप्रथम उलेमा वर्ग के प्रभाव से स्वतंत्र होकर शासन करने का श्रेय अलाउद्दीन को प्राप्त था। इसके दरबार में प्रमुख विद्वान अमीर खुसरो और हसन देहलवी थे। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि अमीर खुसरो किसके दरबार में बैठते थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो और हसन देहलवी थे। यह अपनी राजधानी सीरी यानी कि दिल्ली के पास स्थित की थी। यह नगद वेतन, स्थायी सेना, घोड़ा दागना, सैनिक की हुलिया, बाजार नियंत्रण या मूल नियंत्रण प्रारंभ करने वाला व्यक्ति था। इसने मंगोलों से निपटने के लिए लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। इसी के समय राशनिंग प्रणाली लागू हुई थी। राशनिंग प्रणाली कब लागू हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के समय लागू हुई थी। इसी के शासन काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए तथा भारत पर अंतिम आक्रमण था। इसके समय दिल्ली में हाजियों द्वारा विद्रोह किया गया था। इसी के द्वारा दीवाने मुस्त खराज विभाग प्रारंभ किया गया, जिसका संबंध भू राजस्व था। यह आपको अभी ऊपर बताया गया। ठीक है, अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पुस्तक खजाए नुल फुतूह में इसे द्वितीय सिकंदर कहा गया। यह बिना खलीफा की स्वीकृति से गद्दी पर बैठने वाला प्रथम शासक था। इसके मुख्य अधिकारी मुहतसिब कहलाता था। जो अलाउद्दीन का मुख्य अधिकारी था वो क्या कहलाता था? मुहतसिब। यह प्रथम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक उत्पादन पर राजस्व निर्धारण किया था। सिरी का किला, हजार खंबा महल, अलाई दरवाजा, जमियत खाना, मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दिल्ली में बसने वाले मंगोल को नवीन मुसलमान कहा गया था। दिल्ली के खिलजी शासक तुर्क थे। इसके समय सेना का गठन दशमलव प्रणाली के आधार पर था। इसके समय खालसा भूमि सबसे अधिक विकसित हुई जो राजा के नियंत्रण में होती थी। भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुंबद इसी के समय प्राप्त हुआ। घोड़े के नाल जैसे मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग इसी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले शासक
शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की, जो 1316 से 1320 ईस्वी तक रहा था। इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दी थी। यह कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर दरबार में आ जाता था। जितने भी शासक थे, ये मुगल कालीन, सल्तनत कालीन, इनमें से ज्यादातर शासक शौकिया हुआ करते थे। इनके तरह तरह के शौक थे। उनमें से एक जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी था, उसका शौक था महिलाओं के वस्त्र पहनकर दरबार में आ जाना, या कभी कभी निर्वस्त्र आ जाता था, नंगे ही आ जाता था। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। यह बरनी द्वारा कहा गया था, तो एक जो पढ़े लिखे विद्वान के द्वारा कही बात है तो वो गलत नहीं हो सकती है। खुसरो खान ने 1320 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी थी। खिलजी वंश का सेनापति या मुख्यमंत्री खुसरो खान ने इसकी हत्या कर दी और खुद शासक बन गया। इस प्रकार खिलजी वंश का अंत हो गया। खिलजी वंश का कार्यकाल सबसे छोटा था। खिलजी वंश के शासक निम्न कबीले से संबंध रखते थे, यानी कि छोटे कबीले। नासिरुद्दीन खुसराव शाह खुसरो खां, यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। इसे इस्लाम का शत्रु भी कहा जाता है। ठीक है, तो पैगंबर के सेनापति की उपाधि किसने धारण की थी? खुसरो खां ने की थी। खुसरो खां जो था वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का सेनापति था। ठीक है, और तो यहाँ पर आपका 1320 तक आपका खिलजी वंश चला। इसके बाद जो आया वो तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक चला है। उस पर आपको अलग से वीडियो दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा कि खिलजी वंश की स्थापना 1290 से में हुई थी और 1320 तक चला। अलाउद्दीन खिलजी ने कर प्रथा कौन सी प्रारंभ की? जकात लगाया। ठीक है, सेनापतियों के नाम क्या थे? विभाग कौन कौन से बनाए? सैन्य अभियान कौन कौन से चलाए? और कौन सा शासक दरबार में नंगा आता था, स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आते था? इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी आज बताई गई है। उम्मीद करता हूं आपने पूरी क्लास को बहुत ही अच्छे से अटेंड किया होगा और एक एक तथ्य को समझा होगा। परीक्षा में अगर यहां से प्रश्न बनेगा तो आप कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे अगर आपने टॉपिक को अच्छे से सुना है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको और अच्छे वीडियो, अच्छे टॉपिक्स के वीडियो लगातार हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।